Welcome to our channel. Hello students. Welcome to our channel Pharmacology. Today we are going to discuss the continuation of our lecture, that is on the radicular cyst. Till now in the cyst topic we have discussed the first most important is the radicular cyst, and the radicular cyst we have discussed about the introduction and the pathogenesis. So now we are going to discuss the clinical feature, radiographic feature, histopathological feature and the differential diagnosis with the treatment plan. So let's come to discuss what the clinical feature is. In the cyst जो हमने ऑलरेडी पैटर्न फॉलो किया है वो हमने क्या किया है पैटर्न फॉलो, दैट इज एज, सेक्स, साइट. ओके, तो एज का जो बात करते हैं तो ये मोस्टली जो होता है रेडिकुलर सिस्ट ये थर्ड और फिफ्थ डिकेड ऑफ द एज में होता है. थर्ड टू फिफ्थ में मतलब 30 to 50 ईयर्स के एज में ये जनरली देखने को मिलता है. सेक्स की बात करते हैं तो मेल टू फीमेल प्रेडिलेक्शन इक्वल होता है. व्हाइट और ब्लैक रेसेस की बात करते हैं तो इक्वल प्रेडिलेक्शन होता है. जब बात करते हैं साइट की तो रूट एंड पे होता है. ये जो सिस्ट होता है दैट इज ऑन द रूट एंड. रूट एंड पे होता है, पेरियापाइकल एरियाज ऑफ एनी टीथ में होता है. नाउ द कमिंग टू द साइट, मैक्सिलरी, एंटीरियर, मैंडिबुलर, पोस्टीरियर, एनी ऑफ द टूथ कैन बी अफेक्टेड. जनरली ये जो पेशेंट होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो मतलब क्या है कि इससे कोई इफेक्ट तो उनको नहीं होता है क्योंकि ये पेनलेस होता है तो ये इफेक्ट तो नहीं करता है. इसलिए क्या होता है कि जो जनरल डेंटल एग्जामिनेशन होता है उसमें ये पाया जाता है कि इनको रेडिकुलर सिस्ट हो चुका है. इसके अलावा ये जो टीथ है, ये जो रेडिकुलर सिस्ट है उतना फेरोशियस सिस्ट नहीं होता है, उतना पेनलेस सिस्ट होता है. ये बहुत लेस सेंसिटिव होता है टू द परकशन. बहुत कम होता है रेडिकुलर सिस्ट में बोन डिस्ट्रक्शन, बहुत रेयर बोन डिस्ट्रक्शन होता है और रूट रिजॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता है. रेयरली ये कॉर्टिकल प्लेट के एक्सपेंशन को इन्वॉल्व करता है. बहुत कम टाइम ऐसा होगा जब आप देखोगे कि कॉर्टिकल प्लेट जैसे कि डेंटिजियस सिस्ट या ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट है, उसमें क्या होता है कि कॉर्टिकल प्लेट का एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से टूथ डिस्प्लेसमेंट होता है, रूट रिजॉर्प्शन होता है. बट रेडिकुलर सिस्ट एक ऐसा सिस्ट है जिसमें कि कोई भी कॉर्टिकल प्लेट का एक्सपेंशन नहीं दिखेगा आपको. जब रेडियोग्राफ देखोगे तो उसमें कोई कॉर्टिकल प्लेट बकोलिंगुअली एक्सपैंड ही नहीं दिखेगा. आपको बोन डिस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा, आपको रूट रिजॉर्प्शन नहीं दिखेगा. तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आते हैं हमारे पास. लेकिन ये सिस्ट ऐसा है जिसमें मैलिग्नेंट होने का चांसेज है, बहुत कम चांस है, बट इट कैन बी मैलिग्नेंट. जब यह सिस्ट बहुत दिनों तक, लॉन्ग स्टैंडिंग तक रह जाता है, बिना आइडेंटिफाइड रह जाता है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, तब यह क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस उसमें डेवलप होता है. जब ये लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्ट बन जाता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक्सर्वेशन हो जाता है उस एरिया में, तो ये सिस्ट क्या होता है कि पेरियापाइकल एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेलुलाइटिस और ड्रेनिंग फेस्चुला का फॉर्मेशन होता है. तो अभी तक क्या था कि रेडिकुलर सिस्ट में ज़्यादा कुछ क्लिनिकल फीचर है नहीं कि आप कुछ एक्स्ट्रा बता दोगे कि हाँ भाई रेडिकुलर सिस्ट है. इसका पैथोजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी आता है तो पैथोजेनेसिस और हिस्टोपैथ पे बहुत फोकस करना चाहिए हमें. अब बात करते हैं रेडियोग्राफिक फीचर का. जो रेडिकुलर सिस्ट अभी तक देखा गया है, जब आप ओपीजी लेते हो या फिर जब आप पेशेंट का आईओपीए लेते हो, तो आपको किसी पर्टिकुलर टीथ में अगर रेडिकुलर सिस्ट प्रेजेंट है तो आपको क्या दिखेगा, एक सॉफ्ट स्वेलिंग दिखेगा. ठीक है, ओके. उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि पेरियापाइकल, अब रेडियोग्राफ में क्या दिखेगा, एक पेरियापाइकल एरिया में राउंड इन ओवल शेप का रेडियोलुसेंट एरिया शो होगा. ये एरिया वेल डिमार्केटेड होंगे और जो बॉर्डर होगा रेडियोपेक बॉर्डर होगा. इसमें एक मार्क रेडियोपेक रिम बोल सकते हैं इसको आपकी, मार्क रेडियोपेक रिम होती है इसमें प्रेजेंट. ये लीजन जनरली यूनिलोक्यूलर होते हैं. देखो आप जब रेडियोग्राफ में देखोगे तो ये क्राउन आपको दिखेगा नो अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड मोर, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि केरीज होंगे बस. रूट में आप जब आरसीटी वगैरह देखोगे, जब केरीज तो बहुत ज्यादा हो चुका होगा क्योंकि केरीज ही तो इसका मेन रीजन है, तो सिस्ट फॉर्मेशन हो चुका होगा रूट एंड पे. अब बात करते हैं, तो ये था हमारा दैट इज रेडिकुलर सिस्ट. एक लाइन कहा जाता है कि ऑल द रेडियोलुसेंट एरिया सीन इन द रूट एंड कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ रेडिकुलर सिस्ट. ओके, बट इन द रेडिकुलर सिस्ट all the radicular cyst will consist of a radiolucent oval round
रेडियोलुसेंट एरिया इन द रूट एंड। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ आपको। जो सारे के सारे रेडियोलुसेंट एरिया अगर किसी रूट एंड पे पाए जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो सिस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई और भी तो डेंटल कंडीशन हो सकता है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई और भी डिजीज हो सकता है। बट यदि रेडिकुलर सिस्ट है तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आप लिख लो कि रेडियोलुसेंट बॉर्डर पाया जाएगा, रेडियोलुसेंट एरिया पाया जाएगा, रेडियोपेक रिम पाया जाएगा। अब आता है हिस्टोपैथ। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हिस्टोपैथ। जब आप देख रहे हो डायग्राम, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, तो आप देखो उसमें डायग्राम में आप फोकस करो। मैं बोल रहा हूं कि जो आप एपिथेलियम देखोगे हिस्टोपैथ में माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में, उसमें आपको क्या दिखेगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया, जो कि आर्च शेप में होगा, आर्केडिंग पैटर्न में होगा। ये आर्केडिंग पैटर्न सेफस में बहुत ये किया गया है, आप अगर लिखते हो तो मार्क्स ज्यादा मिलता है। आर्केडिंग पैटर्न एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। इसमें क्या होते हैं कि मैच्योर कोलाजन फाइबर्स पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। इसके साथ साथ एबंडेंट अमाउंट में फाइब्रोब्लास्ट भी देखने को मिलता है। अब फाइब्रोब्लास्ट ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में है, लेकिन एक चीज और है कि जब कनेक्टिव टिश्यू को आप ऑब्जर्व करते हो तो उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट लाइक लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, क्योंकि पैथोजेनेसिस में क्या था? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हुआ था, और ग्रेनुलोमा में तो सबसे ज्यादा डिफेंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट प्रेजेंट होंगे। अब देखो जो प्लाज्मा सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल जब आप देखोगे तो बहुत एबंडेंट अमाउंट में प्लाज्मा सेल दिखेंगे आपको, जो लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्ट होती हैं उसमें। और ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, इनमें क्या होता है? इसेंट्रिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, इन लार्ज व्यू जब आप देखते हो तो। और ये जो इसेंट्रिक न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस कर्ट व्हील शेप में अरेंज्ड होते हैं। ओके, प्लाज्मा सेल जो होते हैं इसमें इरिथ्रोसाइट्स, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बोला जाता है कि कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट कैसे होता है। देखो, जो सिस्टिक कैविटी होती है उसमें इयोसिनोफिलिक मटेरियल होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल बॉडी प्रेजेंट होती है, और यही कहीं कहीं पे डिसकंटिन्यू रहता है, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट। प्लाज्मा सेल का एक सिक्रीशन होता है दैट इज कॉल्ड रसल बॉडी, और इयोसिनोफिलिक बॉडी इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सिस्ट। जब स्टेनिंग करते हैं, हम एस्पिरेट लेते हैं FNAC से, तो येलो फ्लूइड देखने को मिलता है, और उसका स्टेनिंग करते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल दिखता है, विच इज ए एम्प्टी स्पेस और द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट एक इंपॉर्टेंट फीचर, रेडियोग्राफिक हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर है इन द केस ऑफ रेडिकुलर सिस्ट। एक रोस्टम बॉडीज और द हाइलाइन बॉडी प्रेजेंट होती हैं इन द एपाइकल और रेडिकुलर सिस्ट। बहुत आर्च शेप में रहता है, हॉर्सशू शेप आप बोल सकते हो, लेडी हेयर पिन शेप बोल सकते हो, वो प्रेजेंट होता है इन द हिस्टोग्राफिक फीचर में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब सिस्ट चूंकि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से भी लाइन हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत क्लोज है मैक्सिलरी साइनस के, तो इसलिए रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी प्रेजेंट हो सकता है। म्यूकस सिक्रेटिंग एपिथेलियम जो होते हैं वो मेटास्टैटिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं आपको बताया था कि ये मैलिग्नेंसी में जा सकता है, तो मेटास्टैटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द सेल रेस्ट ऑफ मेलासेज में जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से। अब बात करता हूं आपसे दैट इज अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं उससे पहले आपको ये पता है कि जो ये हाइलैंड बॉडी था या रस्टन बॉडी था, ये इसका एक शेप होता है, पर्टिकुलर शेप होता है। आप देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर शेप है, ये लेडी हेयर पिन शेप। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको लिखोगे तो बेटर मार्क्स दे सकता है। केराटिन, चूंकि ओडोंटोजेनिक सिस्ट में हमने देखा था कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि केराटिन प्रेजेंट होता है, वहां केराटिन प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पे। अब ट्रीटमेंट प्लान की बात करते हैं। उससे पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखो तो एक ही है कि ग्रेनुलोमा डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप कर सकते हो। अब ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है, चूंकि केरीज हो चुका है, केरीज से अब सिस्ट तक जा चुका है, एक्सट्रैक्शन एक बहुत ही बेहतर हो सकता है। उसके अलावा क्यूरेटाज ऑफ एपाइकल टिश्यू, RCT विद द एपिक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल, और चांसेस ऑफ रिकरेंस बहुत कम होते हैं।
क्योंकि इसमें कोई सैक नहीं है, इसमें कोई भी तरीके का जो स्ट्रक्चर है, जो पास्ट रिमिनेंट्स नहीं है, तो उस वैसा नहीं है। और यदि थोड़ा बहुत बच जाता है तो कभी बहुत कम चांस होते हैं जिसमें ये रेडिकुलर सिस्ट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू द again reoccur. Okay, so this was all about the radicular cyst. Already discussed with you the pathogenesis introduction. Now we have discussed the clinical feature, radiographic feature, histopathological feature. Hope you all guys would have understood my topic, and if you did this all, it will give you a good marks during the examination. So please hit a like, do subscribe my channel, and for any suggestion, all the details for contacting me is given in my description. Do comment, and please do like, share and subscribe my channel. You can join with me on my Insta page, link in the description. The introduction and the pathogenesis has also been given in the description. Thank you.